पहाड़ों वाले जंगल में एक गरीब लेकिन अच्छे दिल की एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानो चिड़िया। रानो चिड़िया का पक्का घर नहीं था। रानो चिड़िया एक पेड़ पर अपने तिनकों के घोंसले में रहती थी। रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे जिनकी वो बहुत ज्यादा रक्षा करती थी। जंगल में आए दिन बारिश और तूफान आते थे। रानो चिड़िया ने पेड़ की ऊपर वाली डाल पर पत्ते लगाए थे जो उसके अंडों को बारिश से बचाते थे। आज रात भी बहुत तेज तूफान आता है। रानो चिड़िया का घोंसला तेज हवा के कारण इधर उधर हिलने लग जाता है। वो बहुत मुश्किल से अपने अंडों को संभाल कर अपने पंखों के नीचे छुपाई बैठी थी। ए ऊपर वाले, मेरे अंडों की रक्षा करना। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ पिछली बारिश में हुआ वो इस बार फिर हो। पिछली बारिश में भी तेज हवा ने मेरे 2 अंडे तोड़ दिए थे। अब अगर इन अंडों को भी कुछ हो गया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। रानो चिड़िया की आंखें बंद थी और उसका सर आसमान की तरफ था। पानी के छींटे रानो चिड़िया के चेहरे पर टपक टपक गिर रहे थे। वह अपने अंडों की हिफाजत की दुआएं कर रही थी। उसी रास्ते से किसान दूसरे जंगल से वापस अपने जंगल बैलगाड़ी पर जा रहा था। वो जब चिड़िया के पेड़ के पास जाता है तो वहाँ बैलगाड़ी रोकता है। ये तो वही चिड़िया है जिसने मेरे मुन्ने की जान बचाई थी। ये बेचारी अगर ऐसे बारिश में भीगती रही तो मर जाएगी। किसान बैलगाड़ी से नीचे उतरता है। नन्ही चिड़िया, अरे ओ नन्ही चिड़िया, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया पेड़ के नीचे देखती है। किसान, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? नहीं नन्ही चिड़िया, आज बारिश बहुत तेज है। तुम ये मेरा छाता ले लो, ये बड़ा है, तुम्हारे पूरे घोंसले को बारिश से बचाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस छाते की तो मुझे आज बहुत जरूरत है। नन्ही चिड़िया, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आपने मेरे मुन्ने की जान बचाई। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। फिर रानो चिड़िया किसान से छाता ले लेती है। किसान अपनी बैलगाड़ी पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया उस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। बारिश का पानी अब घोंसले में नहीं आ रहा था। रानो चिड़िया को अब डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो आराम से रात अपने अंडों को पंखों में लिए गुजारती है। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह काले स्याह बादल आसमान से छट जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। मेरे अंडों से बच्चे निकलने में अब थोड़ा ही समय रह गया है। मैं ऐसे करती हूँ, अपने बच्चों के लिए पहले से ही ज़्यादा दाना इकट्ठा कर लेती हूँ। जब बच्चे बाहर आ जाएंगे तब मुझे दाना ढूंढने में मुश्किल होगी। आज मौसम साफ है, कहीं ना कहीं से कुछ दाना जरूर मिलेगा। मुझे आज ही जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए रानो चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। चिड़िया दाने की तलाश में उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। पीछे से जंगल में एक शिकारी आ जाता है। वो चलता चलता रानो चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता है। वो पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे घोंसले में 2 अंडे मिल जाते हैं। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। अभी से 2 अंडे मिल गए। घर जाकर मस्त ऑमलेट बनाऊंगा और मजे से खाऊंगा। ऐसा कहते हुए शिकारी उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। वो अपना लंबा सा बाजू पेड़ की डाल की तरफ बढ़ाता है और घोंसले से चिड़िया के दोनों अंडे उठा लेता है। उन अंडों को अपने थैले में डालता है और आगे बढ़ जाता है। आज जंगल के उस तरफ एक लोमड़ी भी आई थी। वो शिकारी को अंडे चुराते हुए देख लेती है। ये पेड़ तो वही पेड़ है जिस पर रानो चिड़िया का घोंसला है। कहीं इस जालिम शिकारी ने उस दयालु चिड़िया के अंडे तो नहीं चुरा लिए। ये तो वही शिकारी है जिसके फंदे में पिछली बार मैं फंस गई थी। अगर उस दिन मुझे रानो चिड़िया ना बचाती तो मैं तो वही फंसी रहती और मर जाती। लेकिन रानो चिड़िया ने मेरी मदद की। अब मुझे भी चाहिए कि मैं उस दयालु चिड़िया की मदद करूं। शिकारी अपना थैला उठाए आगे आगे जाता है। लोमड़ी भी झाड़ियों में छुप छुप कर शिकारी का पीछा करती है। शिकारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। कितनी मजे की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी देर यहीं पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। अंडे तो मिल गए हैं, अब कुछ और ढूंढने की तो जरूरत नहीं है। शिकारी एक पत्थर के साथ तेग लगाता है और सो जाता है। लोमड़ी दबे पांव
आती है और शिकारी का थैला उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उधर रानू चिड़िया जब दाना ढूंढकर घोंसले में आती है तो वहाँ अपने अंडे ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब मैं सोचती हूँ कि अब मेरे घोंसले में खुशियाँ आएंगी, तभी मेरे अंडे या तो टूट जाते हैं या कोई चोर उन्हें उठा कर ले जाता है। क्यों मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। लोमड़ी अपने मुंह में शिकारी का थैला उठाए वहाँ रानू चिड़िया के पेड़ के नीचे आ जाती है। रानू, रानू, यहाँ नीचे आओ। रानू चिड़िया पेड़ के नीचे जाती है। लोमड़ी मौसी, आज फिर कोई मेरे अंडे उठा कर ले गया। मैं कभी भी अपने बच्चों को देख नहीं पाऊंगी। रानू चिड़िया, इस थैले में तुम्हारे अंडे हैं। एक शिकारी तुम्हारे अंडों को चुरा कर ले गया था। मैं चुपके से उसका थैला उठा लाई हूँ। रानू चिड़िया लोमड़ी से वो थैला लेती है, अंदर पंख डालती है और अपने दोनों अंडे बाहर निकाल लेती है और अपने अंडों को अपने सीने से लगा लेती है। लोमड़ी मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक माँ को उसकी सबसे बड़ी खुशी वापस लौटा दी। चिड़िया, जब तुमने मेरी मदद की तो फिर मैं क्यों तुम्हारी मदद ना करती। आज से तुम अपने अंडों के पास ही रहा करो। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दाना ला दिया करूँगी। फिर रानू चिड़िया उस दिन से अपने अंडों के ऊपर ही बैठी रहती थी और उसका दाना लोमड़ी मौसी लेकर आया करती थी। फिर वो दिन आ ही जाता है जब अंडों से बच्चे निकलते हैं। अंडों के अंदर से चूं चूं की आवाजें आती हैं। रानू चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अंडे फूटते हैं और दो सुंदर से बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं। मम्मा, मम्मा, हमारी प्यारी मम्मा, 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 हमें भूख लगी है। रानू चिड़िया जल्दी से दाना निकालती है, अपने दोनों बच्चों को अपने पंख से दाना खिलाती है। रानू चिड़िया ने दूसरों की मदद की तो दूसरों ने भी दयालु चिड़िया की मदद की और उसके घोंसले की रौनक वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लाल पीला नान खाऊंगी, मैं तो आलू वाला नान खाऊंगी। कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी काली हूँ मैं। गौरी कवि बैठी ऐसे गाना गा रही थी कि एक तोता वहाँ आकर बैठते हुए गौरी से टकरा जाता है। अंधे हो क्या, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। सॉरी सॉरी, एक पंख ही तो लगा है, इससे तुम्हारा मेकअप कैसे खराब हो गया। अब मुझे जाकर नहाना पड़ेगा, कितनी गंदी बू आ रही है तुम्हारे पंखों से। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। आ गई हो तुम सारे जंगल की सैर करके, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। फिर वही शादी की बात। माँ, कितनी बार कहा है मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। ये बात अपने पिता से कहना, वो आने ही वाला होगा। इतने में गौरी का पिता भी घर आ जाता है। बोलो, अब बोलो, आ गया है तुम्हारा पिता, जो कहना है कहो। मगर गौरी कवि चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि बहुत नटखट थी। उसकी शादी की वजह से उसके मम्मा पापा बहुत परेशान थे, मगर वो शादी करने को तैयार ना थी। आ जाएं एक बार मेरा रिश्ता देखने वाले, ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखेंगे। शाम को एक कौवा आता है और गौरी की माँ गौरी को आवाज देती है। गौरी बेटी, कहाँ हो? तुम्हें कौवा देखने आया है। गौरी वहाँ आ जाती है। ये है वो कौवा जिससे आप मेरी शादी करेंगे। इसकी चोंच बहुत छोटी है, मैं तो किसी बड़ी चोंच वाले कौवे से शादी करूँगी। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। बहुत बदतमीज है आपकी बेटी, मैं भी ऐसी कौवी से शादी नहीं करना चाहता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन हरियाली तोती नदी पर बैठी गौरी की माँ से बात कर रही थी।
वो कौवा पढ़ा लिखा भी है और सुंदर भी, बहुत अमीर है वो। फिर तो मैं कैसे भी अपनी बेटी की शादी उससे कर ही दूंगी। गोरी कौवी भी उड़ते हुए वहाँ आ जाती है। अरे हरियाली आंटी, क्या मेरी माँ को मुफ्त में मशवरे दे रही हो? अगर शादी करनी ही है तो अपनी कर लो उस कौवे से। मैं तो अभी शादी नहीं करूँगी। बात करने का सलीका सीखो, बड़ों से बात कैसे करते हैं। सच ही तो कहा है मैंने, कौवे से शादी करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी बहुत सुंदर होंगे, आधे हरे और आधे काले। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से भाग जाती है। हरियाली, क्या बात की आपने मेरी शादी की गोरी की माँ से? हाँ कालू भैया, मैंने बात तो की है, मगर वो गोरी नदी पर ही आ गई और मुझे बुरा भला कहने लगी। शादी तो मैं उसी से करूँगा। उसे मोटी और लंबी चोंच वाला कौवा पसंद है। तो फिर मैं भी अपनी चोंच बड़ी करूँगा और उस कौवी से शादी करके ही रहूँगा। कालू कौवा लकड़हारे के पास जाता है। चाचा जी, मुझे एक लकड़ी की बड़ी चोंच चाहिए। लकड़ी की चोंच? वो तुम क्या करोगे? मैंने एक कौवी से शादी करनी है और उसे बड़ी चोंच पसंद है। फिर कालू कौवा लकड़हारे से एक बड़ी चोंच बनवाकर उस पर काला रंग करवा लेता है। गौरी बेटी, आज जो कौवा तुम्हें देखने आ रहा है उसकी चोंच भी बड़ी है और रंग भी तुमसे ज्यादा काला। अब मना ना कर देना शादी से। ये फैसला तो मैं उस कौवे को देखकर ही करूँगी। शाम को हरियाली तोती कालू कौवे को लेकर गोरी के घर आ जाती है। कालू की लंबी चोंच देखकर गोरी को पहली नजर में ही कालू पसंद आ जाता है। ये तो मेरे सपनों का शहजादा है, ऐसी ही लंबी चोंच की तलाश में थी मैं। गोरी बेटी, ये है वो कौवा जिससे हम तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं। मेरी चोंच बहुत लंबी है और मेरी एक पैसे कमाने वाली फैक्ट्री भी है। ये सुनकर गोरी बहुत खुश होती है और शादी के लिए मान जाती है। गोरी की शादी उस कौवे से हो जाती है और वो कौवा गोरी को बिहाकर अपने घर ले जाता है। पति जी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर वो कौवा उसे कुछ दाने एक प्लेट में रखकर देता है। ये क्या पति जी, इसमें तो कई तरह के दाने हैं, मकई के, चनों के, सरसों के और कुछ गेहूं के भी। हाँ, मेरी फैक्ट्री की कमाई ऐसी ही है। मैं समझी नहीं पति जी। कल तुम सब समझ जाओगी। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपनी ढोलकी गले में डालकर जब अपनी पत्नी गोरी के सामने आता है तो गोरी उससे पूछती है, पति जी, ये क्या है? यही तो है मेरी फैक्ट्री। मैं दूसरे जंगल में ढोलकी बजा बजा कर भीख मांगता हूँ। ये सुनकर गोरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो क्या मैंने एक भीख मांगने वाले कौवे से शादी की है? तो और क्या, मैं कोई सुनार हूँ। कालू कौवा घर से निकल जाता है और गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठकर रोने लग जाती है। उसे सामने एक बड़ा सा घर नजर आता है जो बहुत सुंदर घर था। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मैंने ऐसे बड़ी चोंच वाले कौवे से शादी की। वो घर कितना सुंदर है, मैं वो घर देखकर आती हूँ। फिर गोरी उस घर की तरफ जाती है। घर में नौकरानियां काम कर रही थीं और एक कौवा मजे से झूले में बैठा हुआ था। क्या तुम मेरी नई पड़ोसन हो? कालू से शादी हुई है तुम्हारी? जी जी पड़ोसी जी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरा पति भीख मांगता है। तुम्हारी शर्त बड़ी चोंच थी, बड़ा घर नहीं, इसलिए तुम्हें बड़ी चोंच वाला कौवा मिल गया। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं धोखे में थी। चोंच जैसी भी होती, छोटी होती या बड़ी, मगर घर तो अच्छा होता। फिर कौवा अपने पास पड़ी लकड़ी की चोंच अपनी चोंच पर चढ़ा लेता है। कहीं वो कौवा मैं तो नहीं हूँ? ये देखकर गोरी हैरान हो जाती है। पति जी, क्या तुम कालू ही हो?
हाँ, मैं कालू ही हूँ और ये घर भी मेरा ही है। मैंने तो केवल तुमसे शादी करने के लिए लकड़ी की बड़ी चोंच बनवाई थी और तुम्हें सबक सिखाने के लिए उस टूटे हुए घर में लेकर गया था। वो घर तो मेरे नौकर का है। मेरी आंखें खुल गईं। पति जी, अब आप ये लकड़ी की बड़ी चोंच उतार दें। आप छोटी चोंच में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और गोरी कौवी खुशी खुशी अपने पति के साथ जीवन गुजारती है। पहाड़ों वाले जंगल में एक चिड़िया रहती थी जो गरीब लेकिन मेहनती चिड़िया थी। एक रात रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बातें कर रही थी। गुड़िया बेटी, घर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, खाने के लिए भोजन भी नहीं है, अब करें तो क्या करें? मम्मा, क्या एक मशवरा दूं मैं आपको? हाँ बताओ गुड़िया बेटी। मम्मा, हमारे पास खेत तो है, हमें चाहिए कि कोई फसल उगा लें। अगर अच्छी फसल हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेंगे और हमारे भोजन की समस्या भी दूर हो जाएगी। हाँ गुड़िया बेटी, बात तो आप ठीक कर रही हो, लेकिन फसल उगाने के लिए पैसे नहीं है, कहीं से पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगले दिन रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैंने अपने खेत में फसल उगानी है, अगर आपके पास है तो मुझे दे दें, मैं बाद में लौटा दूंगी। चिड़िया रानी, मैं आपको ज़रूर देता, लेकिन घर के इतने खर्चे होते हैं कि सारे पैसे वही लग जाते हैं। लेकिन जंगल में एक सेठ है, सेठ कालू कौवा, अगर किसी को उधार पैसे चाहिए तो वो दे देता है, आप वहाँ जा सकती हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं वो कहाँ रहते हैं? इस समय तो वो अपने खेत में अपने नौकरों से काम करवा रहा होगा। वो खुद अपनी निगरानी में काम करवाता है और नौकर उसके डर से सारा काम करके जाते हैं। तो फिर मैं अभी जाती हूँ उसके पास। रानू चिड़िया खेतों की तरफ जाती है। उसे दूर से ही सेठ कालू कौवा दिख जाता है। गले में 3-4 मोटी मोटी सोने की चेन डाले, सर पर एक पगड़ी की तरह टोपी जमाए, साहूकार अपने सेठों वाली कुर्सी पर आगे पीछे झूल रहा था और अपने नौकरों को हुक्म दे रहा था। उसके नौकर उसकी मौजूदगी में खेत में पूरी मेहनत से काम कर रहे थे। रानू चिड़िया साहूकार कालू कौवे के पास जाती है। साहूकार कालू जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बोलो, तुम्हें क्या काम पड़ गया है मुझसे? साहूकार जी, मैं अपने खेत में फसल उगाना चाहती हूँ, लेकिन पैसे नहीं हैं, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। अच्छा, मैं तुम जैसे पक्षियों पर कैसे भरोसा कर लूं कि तुम मेरे पैसे वापस भी करोगे या नहीं? तुम जैसे पक्षी फ्रॉड होते हैं। साहूकार जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसे तो पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मुझे भी गारंटी चाहिए अपने पैसों की। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अगर तुमने समय पर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हें सारा जीवन मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मेरे खेत में तुम सारी जिंदगी काम करोगी और सारा मुनाफा भी मेरा होगा। रानू चिड़िया सोचती है, अगर पैसे मिल गए तो जी जान लगाकर फसल उगा लूंगी। रानू चिड़िया सेठ कालू की बात मान जाती है और सेठ कालू रानू चिड़िया को फसल उगाने के लिए पैसे दे देता है और रानू चिड़िया वो पैसे लेकर अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, पैसे तो मैं ले आई, लेकिन मैं अब फसल कौन सी उगाऊं? चिड़िया रानी, इस बार मौसम के जो हालात हैं उनके अनुसार गाजर की फसल अच्छी तरक्की करेगी और मंडी में भी अच्छे भाव की बिकेगी। ठीक है, फिर मैं गाजर की फसल ही उगाती हूँ। फिर रानू चिड़िया बाजार जाती है और बाजार जाकर गाजर की फसल उगाने के लिए बीज लेती है और कुछ जरूरी खादें लेती है। रानू चिड़िया के लिए इतना सारा सामान उठाना मुश्किल हो जाता है। वो एक बैलगाड़ी के लिए पक्षी को रोकती है और बैलगाड़ी पर अपना सामान लादती है और घर तक आ जाती है। बैलगाड़ी वाले पक्षी को किराया देती है और आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा सामान अपने घर में रखने लगती है। रात को दोनों माँ बेटी एक साथ लेटी हुई थी। गुड़िया बेटी, मैं सेठ कालू से ब्याज पर पैसे लेकर आई हूँ, अब हमारी गाजर की फसल अच्छी हो जाए। मम्मा, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और देखना हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। दोनों माँ बेटी बातें करती करती सो जाती। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, आप ये बीज उठा लो और मैं खाद की बोरी उठाकर
खेत में आती हूँ। दोनों माँ बेटी अपने छोटे से खेत में जाती हैं। खेत में दोनों माँ बेटी जगह जगह जमीन की खुदाई करती हैं और सारे बीज बो देती हैं। मिट्टी से दोबारा उन बीजों को ढांपती हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा रानू चिड़िया बाल्टियाँ उठाती हैं और नदी की तरफ जाती हैं। नदी खेत के साथ ही थी। वो नदी से पानी की बाल्टी भरती हैं और पानी लाकर बीजों पर डालती हैं। फिर मम्मा चिड़िया खाद की बोरी खोलती है और पूरे खेत में खाद बखेर देती है। गुड़िया बेटी, आज का काम तो हो गया, अब घर चलते हैं। आपको भूख लगी होगी, मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, आप ही तो इतना थके हैं, आज आप आराम करें। कल भी आपका सारा दिन बाजार में लग गया था। मैं जाती हूँ दाना ढूंढने। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा। रानू चिड़िया बाकी बची हुई खाद की बोरी उठाती है और वापस घर को उड़ती है और गुड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। गुड़िया घने जंगल में जाती है। वहाँ एक पेड़ पर मीठा फल लगा था। गुड़िया वो फल देखकर खुश हो जाती है और वो फल तोड़ती है और वापस घर आ जाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर वो मीठा फल खाती हैं और सो जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया हर रोज खेत में जाती, समय पर पानी देती और पौधों का खूब ख्याल रखती। गुड़िया बेटी, बीजों से पौधे तो अच्छे उगे हैं, गाजर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। एक दिन साहूकार सेठ कालू कौवा अपने खेत में कुर्सी पर बैठा था और अपने नौकर को बुलाता है। नौकर, इधर आ, मेरी बात सुन। जी सेठ जी, बताएं। जाओ, जाकर उस चिड़िया की फसल का हाल तो देख कर आओ। जी, अभी जाता हूँ। उस चिड़िया को ना पता चले कि तुम वहाँ गए हो। ठीक है साहूकार जी, उस चिड़िया को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कालू सेठ का नौकर चिड़िया के खेत में जाता है, अच्छे से फसल का जायजा लेता है और वापस जाता है। सेठ जी, चिड़िया की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कुछ ही दिनों में पौधों पर गाजरें लग जाएंगी और वो आपका सारा उधार वापस कर देगी। कालू सेठ हंसने लग जाता है। लेकिन मैं उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि वो उधार वापस कर सके। सारी जिंदगी वो मेरी गुलाम बनकर गुजारेगी। तुम आज रात जाओगे और जाकर किसी तरीके से उसकी सारी फसल खराब करोगे। सेठ जी, चिड़िया के खेत के पास नदी है, मैं नदी का बांध तोड़ दूंगा। ठीक है, जो भी करो आज की रात ही करो। रात हो जाती है। कालू सेठ का नौकर अपने मुंह पर मास्क चढ़ाता है और नदी पर जाता है। सेठ कालू कौवे का नौकर नदी का बंध तोड़ देता है। नदी का बंध टूटते ही सारा नदी का पानी रानू चिड़िया के खेत में आना शुरू हो जाता है। कालू सेठ का नौकर अपना काम करके वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, मैं अपने गाजर के खेत को देख कर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने खेत की तरफ जाती है। वो नदी से गुजरती है। ये आज नदी में पानी क्यों इतना कम है? जब रानू चिड़िया अपने खेत में पहुंचती है तो वो अपना खेत देखकर हैरान हो जाती है। वो बहुत मुश्किल से एक पेड़ पर बैठती है। उसकी आंखों के सामने पानी ही पानी था। कुछ गाजर के पौधे पानी में डूब के और कुछ पानी के ऊपर तैर रहे थे। रानू चिड़िया फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। पीछे से गुड़िया भी आ जाती है। हमारा खेत, मम्मा, हमारा खेत बर्बाद कैसे हो गया? गुड़िया बेटी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब क्या करेंगे? सारा पैसा इस फसल पर लगा दिया और आखिर में क्या रह गया हमारे पास? पछतावा। मम्मा, संभालिए अपने आप को। देखना, अगर हमारे साथ ये सब हुआ है तो इसमें कोई भलाई होगी। वो आपने सुना है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी फसल खराब हो गई, इसमें क्या अच्छा हुआ है? बताओ मुझे। हम बर्बाद हो गए और तुम मुझे ये फजूल कहावतें सुना रही हो। रानू चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया को उसकी माँ का फोन आता है। वो फोन उठाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। रानू बेटी, चिंता ना करो, मेरे पास एक हल है। तुम ऐसा करो, उस खेत में धान की फसल उगा लो। धान की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है।
देखना वो फसल जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। रानो चिड़िया के पास कुछ पैसे बचे थे। वो बाजार जाकर चावल के पौधे लाती है और उन चावलों के पौधों को अपने खेत में बो देती है। रानो चिड़िया फिर से मेहनत करती है और अपनी फसल का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती है। रानो चिड़िया की धान की फसल अच्छी तरह पककर तैयार हो जाती है। उन दिनों जंगल में हर पक्षी ने अपने खेत में गाजर की फसल उगाई थी, इसलिए गाजर की फसल ज्यादा होती है और मंडी में उसके भाव बहुत कम होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चावल की फसल थोड़ी थी और मंडी में चावल के भाव तेज थे। रानो चिड़िया अपनी चावल की फसल काटती है और मंडी में महंगे दामों बेच आती है। रानो चिड़िया साहूकार सेठ कालू कौवे का सारा उधार चुका देती है, अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाती है और अपने घर में हर तरह का राशन लाकर रखती है। मम्मा देखा, हमारी गाजर की फसल खराब हुई, लेकिन हमारी चावल की फसल ने हमारी किस्मत बदल दी। हाँ गुड़िया बेटी, आपने सच कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती हैं और वो दोनों खुशियों भरा जीवन गुजारती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।